तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आइल्स लिसनिंग टिप्स। ये सारी टिप्स मैंने तब डिस्कवर की जब मैं खुद आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और इन टिप्स को फॉलो करके मेरे आइल्स के अंदर 8.5 बैंड्स आ गए हैं लिसनिंग मॉड्यूल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अपने साथ पेन और पेंसिल रखिए ताकि आप नोट्स बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिसन फॉर एस एंड नोन एस साउंड्स। लुक एट वर्ड्स। तो जब भी आपको कोई वर्ड बोला जाता है, आपको स्पेशल मन में ध्यान रखना है क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा एस बोला गया था या नहीं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपके साथ मैं एक ट्रिक शेयर करता हूँ। मान के चलो बहुत बार आइल्स के अंदर ऐसा आता है, ही लाइक्स मैंगोज एंड डैश। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मुझे किसी की भी याद नहीं है, बट एक चीज आप नोटिस करना, ऐसे बहुत बार आता है। तो आप ध्यान रखना, जैसे मैंगोज के अंदर एस आया है, वो प्लूरल है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो डैश है उसके अंदर भी एस आएगा। तो इसको आप हमेशा नोट करना, और ज़्यादातर ये बिल्कुल सही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाली चीज़ के अंदर प्लूरल है, तो पॉसिबिलिटी है जो आपका डैश आएगा उसके अंदर भी एस आएगा। सेकेंड है, रीड द नेक्स्ट सेक्शन व्हेन यू गेट टाइम इन द एंड। जब आपके लिसनिंग सेक्शन खत्म होते हैं तो आपको कुछ टाइम मिलता है कि आप इसे चेक कर सकते हो। बहुत बार बच्चे चेक करने लग जाते हैं, और वो मेरे नज़रिए में काफ़ी गलत है। आपको उस टाइम को यूज़ करना है। आप अपना पेज टर्न करो या उसी पेज पर देखो, आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा। आपको दूसरा सेक्शन सारा का सारा पढ़ लेना है और समझना है कि अगर बोल क्या रखा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो इससे क्या होगा, जब अगली बार आपका बोला जाएगा आंसर, तो आप पहले ही समझ के बैठोगे कि यहाँ पर ये बात हो रही है, और आपको एकदम से दिक्कत नहीं होगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थर्ड है, डेवलप स्पीड एंड राइट फुल वर्ड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। अब डेवलप स्पीड मैंने यहाँ पर इसलिए बोला है, बहुत बार बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखाते हैं क्वेश्चन पेपर पर, और जब उनको आंसर डालना होता है तब उनको समझ ही नहीं आता मैंने लिखा क्या है, या फिर इसके 3-4 मतलब निकल रहे हैं, तो लिखूं क्या मैं। तो सबसे पहला है, स्पीड डेवलप करो और पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। आपको वहाँ पर शॉर्टकट नहीं लिखना है। और आप लिखते हो तो नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो, जैसे आप लिखते हो, वहाँ पर ऑल कैप्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल कैप्स में सिर्फ अपने आंसर शीट पर लिखो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो, डैश वॉज डिस्कवर्ड इन 1980s। अब कोई बच्चा लिखा है ENG। अब जब वो आंसर डालता है तो उसको खुद याद नहीं ENG का मतलब इंग्लिश है, इंग्लैंड है, क्या है। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब फोर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा डैश स्ट्रीट, और ऑडियो में बोला जाएगा ब्लैक स्ट्रीट। तो बच्चे क्या करेंगे, उसी डैश के अंदर ब्लैक स्ट्रीट लिख देंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो सही आंसर आएगा ब्लैक, और स्ट्रीट तो पहले से लिख रखा है। तो बच्चे इसे बहुत ज़्यादा बार भूलते हैं, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रीट पहले से लिख रखा है तो स्ट्रीट ना लिखें। जब मैं पेपर की तैयारी कर रहा था और मैं कुछ ऐसे वर्ड देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको सर्कल कर लेता था, ताकि मुझे एकदम से नोटिफाई हो जाए कि मुझे 2-2 बार नहीं लिखना है। तो इसके अंदर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैंने यूज़ किया वो मैंने बता दिया। फिफ्थ काफ़ी कॉमन है और काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, बट जो नहीं करते उनको मैं बता दूं, वर्ड लिमिट को हमेशा अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको याद रहे कि एक वर्ड आएगा, 2 वर्ड आएगा, और कितने तक हम कर सकते हैं। सिक्स्थ है, इफ मिस्ड मूव अहेड। अब मान के चलो आपको लगता है कि आपका मिस हो गया है, या फिर आप श्योर हो, तो प्लीज़ अगले क्वेश्चन की तरफ अपनी नज़र डालो। क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर आपका एक गलत भी हो गया तो एक ही गलत हुआ है, और अगर आप वेट करोगे तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, सारे के सारे छूट जाएंगे, और आपको टेंशन अलग रहेगी टेस्ट के दौरान। सेवेंथ है, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन पर तो ध्यान रखो ही जो बोला जा रहा है, लेकिन अगले के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखो, ताकि अगले के ऊपर एकदम से बात आए तो आप उसे डायरेक्ट कर पाओ। एट्थ है, ट्राई टू फाइंड सिनोनिम ड्यूरिंग MCQs। तो अब MCQs के अंदर होता क्या है, घुमा फिरा के बात करते हैं और सिनोनिम दे देंगे ज़्यादातर केस में। तो आपको सिनोनिम पता होने चाहिए। तो मैं तो MCQ में यही फाइंड करता था और मुझे मिल जाते थे। अब नाइन्थ है, गेस आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब गेस आंसर्स का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीट दे रखा है तो आगे आएगा ब्लैक। गेस आंसर्स का मतलब है कि अगर नाम पूछ रखा है तो नाम होगा यश, मनल, राम, सीता, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है। ऐसा नहीं है 220 मीटर बोल दिया नाम में। तो आपको गेस करना है चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर बात हो रही है टनल की, अब टनल कितने मीटर वाइड है,
डैश वाइट, तो यहाँ पर आएगा ना 200 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसी चीज़ आएगी। तो ऐसे गेस करो आगे होगा क्या। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिस से आपको आएगी चीज़। 10th है प्रैक्टिस राइटिंग होल अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है और सिस्टम सही होने के बाद भी आपका आंसर गलत डिटेक्ट कर लेता है। अब जो आपके लिसनिंग की शीट्स है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में डाली जाती है और कंप्यूटर बताता है सही है या नहीं है। वहाँ पर कोई मैनुअली इंसान चेक नहीं करता कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने घर में एक डायरी मेंटेन करो, दिन में एक बार सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखो ताकि वो देखने में सही लगे और आपकी बनावट भी सही हो। बहुत बार बच्चे ऐसा लिखते हैं वो 8 लगता है या फिर 5 लगता है, बी का भी 8 लगता है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 11th है डोंट राइट डिजिटली अनलेस यू आर ऑप्टिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब बच्चे बहुत बार पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं लेकिन घर के अंदर वो कभी कभार कंप्यूटर के नोटपैड पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फ़ोन पर। तो यार ये यूज़लेस है। आपको घर में ही प्रैक्टिस रखनी है कि ऐसा एग्ज़ाम अभी कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। अब 12th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है राइट इन द मिडल, डू नॉट टच लाइन्स। अब आओ एक बार इससे मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप इसे देखिए, ये है आपकी आंसर शीट और इसके अंदर अगर आंसर है इंग्लैंड तो आपको कुछ ऐसा लिखना है जो नीचे से भी टच ना हो और ऊपर से भी टच ना हो, हवा के अंदर रहे। जैसे आपके आगे वर्ड लिख रखा है इंग्लैंड, कुछ ऐसा आपको पेपर के अंदर लिखना है। अब बात करते हैं गलत तरीके की। जैसे यहाँ पर अब इंग्लैंड लिख रखा है और ये लाइन से टच है, इसे चेक करेगा कंप्यूटर और इन केस अगर कंप्यूटर ने आपका ई डिटेक्ट नहीं किया और वो एफ लगा कंप्यूटर को, तो सीधा सीधा आपका आंसर गलत हो जाएगा सही होने के बाद भी। तो इसलिए आपको यहाँ पर लाइन पे टच नहीं करना है। सेम है ऊपर वाली लाइन के साथ भी टच नहीं करना है। और बच्चे बहुत बार मिडल में लिखते हैं, वैसे वो मिडल में लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है वो भी, बट प्रेफर करो आंसर के साइड में ही लिखो। जैसे 5 है तो 5 के साइड में, 6 है तो 6 के साइड में, बीच में और एंड में मत लिखो। अब चलते हैं मैप्स की तरफ। मैप्स के अंदर जब भी आपको मैप दिखाई देता है तो उसके अंदर या तो फिंगर रखो या तो फिर पेंसिल रखो नेविगेट करने के लिए। बहुत बार वो आपको बोलेंगे और आप भूल भी जाओगे बोला क्या है, लेकिन जब आपकी फिंगर वहां पर होगी तो आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और अभी मैं यहाँ पर हूँ और इसके आगे से बात हो रही है। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है, या तो फिंगर रखो या पेंसिल रखो, वो आपको खुद एडजस्ट करना है। बट मैं आपको पर्सनली बोलूंगा पेंसिल रखो क्योंकि आप पेंसिल से ही मार्क करोगे तो बेस्ट वो रहेगा। ऐसा मत करना कि मन के अंदर ही सोच रहे हो कि इस यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से वहां पहुंचे, ऐसे काम नहीं चलेगा। 14 है मैप्स ऑलवेज मार्क डायरेक्शंस। अब लेट्स से आपका मैप है, जब भी आपको किसी बिल्डिंग वगैरह के बारे में बात हुए और जब यहाँ पर कोई भी कंपास ना दिया हो, तब आपको हमेशा याद रखना है टॉप बॉटम टॉप राइट, ये सारी आपको मार्किंग करनी है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा ज़्यादातर बोला जाता है, बोलेंगे टॉप राइट में ये है, टॉप लेफ्ट में वो है। और होगा क्या, जब आपके आगे आंसर शीट होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि टॉप राइट है कहाँ पर, उसके अंदर ही आपके काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जब ऐसा लिखा होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। अब आपको एक तरीका बताता हूँ इन सबको याद करने के लिए। अब सबसे पहले आपको याद रखना है टॉप वाले को जो सबसे ऊपर है टॉप लिख दिया, बॉटम वाले को नीचे है बॉटम लिख दिया और लेफ्ट और राइट लिख दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हमें याद नहीं रहता कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट। तो सिंपल सा तरीका है जिससे आप लिखते हो वो है आपका राइट। बट ये बात गलत भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। बट इन केस आप राइट हैंडेड हो तो आपको ऐसे याद रखना है जिससे मैं लिखता हूँ जो मेरा हाथ है वो है राइट साइड और जिससे नहीं लिखता वो है लेफ्ट साइड। अब ये सब आप कर चुके हो तो आपको ध्यान रखना है मेन इसके अंदर जो भी है वो है टॉप और बॉटम। अब टॉप के अंदर आपने लिख दिया टॉप राइट, फिर लिख दिया टॉप लेफ्ट, और बॉटम के अंदर आपने लिख दिया बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट। ऐसे आपका हो गया मैप तैयार। और ये मेजरली बिल्डिंग्स के अंदर आता है। अब चलते हैं दूसरे मैप की तरफ। जब भी आपको कंपास दिखाई दे तो याद रखना इसके अंदर डायरेक्शंस की बात होगी। तो इसके अंदर आप डाल दीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये सारी डायरेक्शन डालने के बाद आपको ध्यान रखना है चलेगी यहाँ पर खाली नॉर्थ और साउथ की। तो आपको डालना है फिर नॉर्थ ईस्ट NE और नॉर्थ वेस्ट। अब साउथ की चलेगी तो यहाँ आएगा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ऐसे आपका तैयार हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हमें याद नहीं रहता कि कौन सी डायरेक्शन पहले है क्या है। तो सबसे पहले अपने घड़ी को देखो, क्लॉक को। अब घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज,
तो वैसे ही आपको एक वर्ड याद करना है, नेस्ट। अब नेस्ट के अंदर टी के बजाय डब्ल्यू आएगा, तो आप इसे ऐसे याद रखना है, NESW। तो नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। 15th है, प्रिंट एटलीस्ट 2 आइल्स लिसनिंग शीट्स। अब लिसनिंग शीट को प्रिंट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि असली वाली लिसनिंग शीट दिखेगी कैसे, क्योंकि वहाँ पर आपको उसके ऊपर आंसर कॉपी करने होंगे। बहुत बार बच्चे नॉर्मल नोटबुक पर प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि कितनी स्पेसिंग में लिखना है, क्या है, कैसा है। तो बेस्ट ये है, 2 आइल्स लिसनिंग शीट प्रिंट करवा लो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 16th है, बाय एटलीस्ट 1 आइल्स कैम्ब्रिज बुक। अब आइल्स की काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे बुक नंबर 1, बुक नंबर 15, बुक नंबर 9, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं कह रहा हूँ खाली एक परचेज कर लो, क्योंकि होगा क्या, जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर लिखने की या रीडिंग मॉड्यूल अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत बार बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अलग है और फिजिकली का अंतर है। तो अगर आप पेपर बेस्ड अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट एक तो परचेज कर ही लो। और अगर आपको लगता है आपके एरिया में महंगी है तो अमेजोन चेक करो, फ्लिपकार्ट चेक करो, बहुत बार वहाँ पर सस्ती मिल जाती है। 17th है, प्रैक्टिस यूजिंग ऑफिशियल बुक्स ओनली। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अनऑफिशियल आइल्स टेस्ट होते हैं उनका फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। वो लगता आपको होगा सेम है, लेकिन आइल्स के टेस्ट बिल्कुल भी वैसे नहीं आते हैं। मैंने हर वेबसाइट से ट्राई कर लिया, यूट्यूब पर भी देख लिया, लेकिन मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। और इंस्टेड है आपकी प्रिपरेशन भी ख़राब हो सकती है। तो बेस्ट यही है, ऑफिशियल बुक ही यूज़ करो। ऑफिशियल बुक्स के अंदर आ गई आपकी 6 to 15 बुक्स। बाकी भी कर सकते हो 1 to 5, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी और वो मैं सजेस्ट नहीं करता। फिर रहती है आपकी आइल्स ट्रेनर 1 और ट्रेनर 2, बहुत बढ़िया बुक्स है। और आपकी फिर रहती है ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड्स टू आइल्स स्टूडेंट बुक। इनके अंदर आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो मोर देन इनफ है। ये टोटली 40-50 से ऊपर टेस्ट हो जाते हैं और बेस्ट है अगर आप इतने पेपर अटेम्प्ट करते हो तो। 18th है, अंडरस्टैंड हाउ आई प्रिपेयर्ड। अब देखो मैं क्या करता था, अपना लैपटॉप खोलता था और यूट्यूब पे लिखता था आइल्स लिसनिंग टेस्ट बुक नंबर 15 या कोई भी बुक। अब लैपटॉप साइड में रखा है, अब मैं क्या करता था, खाली प्रिंटर का कागज़ लेता था जो कि दोनों साइड से ब्लैंक था। एक साइड पर मैं लिखता था रफ आंसर्स और एक साइड पर मैं लिखता था फाइनल आंसर्स। अब उससे पहले मैं क्या करता था, 1 to 40 की नंबरिंग देता था दोनों पेजेस पर। दोनों पेजेस पर देने के बाद रफ आंसर वाली साइड खोली और आंसर लिख दिए। फिर 10 मिनट का टाइमर लगा दिया और मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था, मुझे 8 मिनट से पहले सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं जैसे टेस्ट में लिखना है, और ऐसे में तैयारी करता था। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बार आंसर लिखते हैं, दूसरी बार लिखते ही नहीं है, जैसे एक रफ में लिख लिया और चेक कर लिए। मैं बताता हूँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया। जब मैं स्पेलिंग लिखता था वहाँ पर रफ के अंदर तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन जब मैं कैप्स में लिखता था सारे के सारे वर्ड्स तो बहुत बार स्पेलिंग ही गलत हो जाती थी या फिर मैं कोई वर्ड ही लिखना भूल जाता था। तो आपको ऐसे करना है जिससे कि आपकी फुल फ्लेश तैयारी हो। तो बेस्ट यही रहेगा, अपने खाली टाइम में शाम को, रात को, जैसे भी आपको फ्री लगे, पेपर ले लो प्रिंटर के, मार्केट से खरीद लो, काफ़ी सस्ते आते हैं। और ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने किया, रफ आंसर्स और फाइनल आंसर्स, और 1 to 40 की नंबरिंग दे दो दोनों पेजेस पर। और जब आपका टेस्ट हो तो शीट निकालो, लिखो और चेक करो। 19th है, लुक फॉर अपलोडेड वीडियोस ऑन माय चैनल, मेक नोट्स एंड देन टेक द टेस्ट। अब अभी तक मैंने आइल्स की क्या कर रखी है, स्पेलिंग की वीडियोस डाल रखी है। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आती हैं जो कि बच्चों से गलत हो जाती है, तो एटलीस्ट वहाँ पर तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग है और इसकी सही स्पेलिंग आपको पता है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आप उन स्पेलिंग्स को पहले तो नोट्स बनाओ कि ये सारी स्पेलिंग है और इसको तैयारी करो। फिर मैंने क्या कर रखा है, और वीडियोस बना रखी है, लेकिन वो आपकी टेस्ट वीडियोस है। उसके अंदर मैं वर्ड स्पेल करता हूँ और आपको लिखना है, और लास्ट में आपको अपनी स्पेलिंग चेक करनी है। तो आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, और ये सब आप करना। 20 है, मेक अ गेस। अब जैसे कि लेट से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा, तो गेस ज़रूर करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और अगर आप गेस करते हो और वो सही हो जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ ही क्या है। लेकिन गेस तभी करना जब आप सारे के सारे आंसर शीट पर लिख चुके हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है। ऐसा मत करना कि टेस्ट के दौरान ही गेस करने लगे और वहाँ पे टाइम आपने वेस्ट कर दिया। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, आप जब भी आइल्स पेपर बेस लेते हो तो प्रेफर करो आइल्स के लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल में फुल कैप्स में लिखो। उससे होगा क्या,
बहुत बार आइल्स के अंदर ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं जो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी होती है, लेकिन अगर तुम ऑल कैप्स में लिखोगे तब भी वो सही रहेगी। तो बेस्ट ये है ऑल कैप्स में लिखो, तुम्हारा ही फायदा है। आपका कोई डाउट हो या वीडियो सजेशन हो तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हो मन अलर्ट और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।